तो अब बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं विधानसभा चुनाव, तो अभी क्या रोल यूपी में देख रहे हैं प्रियंका जी का? क्या वो पूरी तरह से सक्रिय होने जा रही हैं? देखिए, देखो ऐसा है कि इतिहास की जो है ना, वो कौन है, शायद आदम गोंडवी जी हैं। हाँ। उन्होंने कहा है, दफन है जो बात उसको दफन ही रहने दो। लेकिन इस देश में तो इतिहास में दलितों के साथ हजारों साल क्या हुआ, ओबीसी के साथ क्या हुआ है। अब ये भी सब लठ उठा ले, मान लो बदला लेंगे हम तो। सब बदले लेते फिरेंगे हाँ, सब। 1000 साल पहले इसके पूर्वज ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो जाओ ठोको चीन को। कैलाश पर्वत जो है वो तो चीन के कब्जे में है। सोमनाथ का क्या बदला ले रहे हो? आज जहाँ पे कब्जा कर रखा है चीन ने, सोमनाथ का तो जिसने किया था। आज तो चीन ने कब्जा कर रखा है कैलाश पर्वत पे। वो तो भगवान का। तो गरीबों से बहुत नफरत है इनको, दलितों से, पिछड़ों से बहुत नफरत है। ये चाहते हैं मनोवादी व्यवस्था बने और सिर्फ सवर्ण राज करे। मोहन भागवत का सर स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र में सर ये दलित पिछड़ों की क्या भूमिका देखते हैं आप? इसका मतलब ये है, आरएसएस चाहती है मनुस्मृति वाला संविधान हो इस देश में। रिप्लेस हो जाए। हाँ, और भाई मनुस्मृति लागू हो गई तो मेरे को तो भैंस चरानी पड़ेगी, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। सर 80 साल लगभग हो गए हैं आज़ादी को, 80 साल हो गए हाँ, हैं। तो 80 साल में क्या दलित पिछड़ों को लोकतंत्र के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो परिकल्पना की गई थी संविधान के माध्यम से, क्या लग रहा है वो मिल पाया है? अभी कितना मिल पाया है? अगर मिला भी है तो परसेंटेज में आप देखेंगे तो। कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन अनिल जैन जी हमारे साथ है, लखनऊ आए हुए हैं। प्रियंका गांधी जी का आज जन्मदिन है। अ, सर आज प्रियंका जी का जन्मदिन है, किस तरह से देखते हैं प्रियंका जी के व्यक्तित्व को राजनीति में, अगर हम बात करें तो? देखिए प्रियंका जी एक, अगर अब मेरे से राजनीति से ऊपर उठ करके पूछेंगे तो सबसे पहले वो बहुत अच्छी इंसान है। एक हमदर्दी उनके दिल में, खास तौर पे गांधी परिवार का एक करेक्टर भी कह सकते हो, कि जो कमजोर वर्ग होता है, जो गरीब होता है, जो दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, उसके प्रति उनके मन में खास दर्द रहता है। और राजनीति में वो आगे आ रही हैं अभी, लोकसभा के। अभी तक तो वो राजनीति में पीछे से काम करती रही हैं, सोनिया जी का चुनाव, राहुल जी का चुनाव संभालती रही है, सब जानते हैं। अब वो मेंबर पार्लियामेंट बनी है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और गांधी परिवार का तो आप जानते हैं कि देश के लिए कितना सेक्रीफाइस रहा है। सर अगर हम प्रियंका जी के पॉलिटिकल की रूप की बात करें तो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, बहुत एक्टिव हो रही थी विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव के बाद हालांकि वो 24 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत एक्टिव रहे। लेकिन अभी भी यूपी के कांग्रेस के लोगों का बड़ी इच्छा है कि प्रियंका जी फुल फ्लैश यूपी की बागडोर अपने हाथ में लें और पूरी तरह से सक्रिय हों। तो अब बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं विधानसभा चुनाव, तो अभी क्या रोल यूपी में देख रहे हैं प्रियंका जी का? क्या वो पूरी तरह से सक्रिय होने जा रही हैं? देखिए, रोल तो पार्टी के हाईकमान तय करती है, जी सर। वो सक्रिय होंगी, क्या करेंगी, ये वो नेता हैं। वो हमारा रोल तो तय कर सकते हैं, हम उनका रोल क्या बताएं। लेकिन यूपी के कांग्रेस वो, मैन बहुत उनको चाहते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ, करें तो यहाँ। उनके पास ये जो जन भावना है, ये उनके पास सब लोगों ने पहुंचा रखी है। अब उसके बारे में उनका क्या निर्णय होगा वो वही लेंगे। सर अभी दूसरी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, कल मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर में बड़ा गए, वहाँ पे तमाम चीज़ें बातें हुई। जिस तरह से अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इतिहास में जो ज्यादतियाँ हुई उनका बदला लेना है हमें। तो सर ये किससे बदला लेना है? अभी तो इतिहास में जो लोग थे वो इतिहास में दफन हो गए। देखो ऐसा है कि इतिहास की जो है ना, वो कौन है, शायद आदम गोंडवी जी हैं। हाँ। उन्होंने कहा है, दफन है जो बात उसको दफन ही रहने दो। हम्म। बदला लेने पे उतार वो आ जाएगा ना। तो महात्मा गांधी क्या कहते थे कि बदला लोगे, ये आंख के बदले आंख, और ये ऐसे पूरी दुनिया अंधी अंधी हो जाएगी। और वो एक लुटेरा था जो सोमनाथ मंदिर में आया, और उनको ये था कि भी सारा धन उस समय मंदिरों में रहता था, वो लूटने आया था, और तोड़फोड़ की उसने वहां पे। बहुत गलत की हमने, उसकी हमेशा मजम्मत की है। लेकिन इस देश में तो इतिहास में दलितों के साथ हजारों साल क्या हुआ, ओबीसी के साथ क्या हुआ है। अब ये भी सब लठ उठा ले, मान लो बदला लेंगे हम तो। सब बदले लेते फिरेंगे हाँ, सब। 1000 साल पहले इसके पूर्वज ने हमारे साथ ऐसा किया था,
दलित भी लठ उठा ले मान लो, हर तरफ लाठियां चलेंगी फिर हाँ, फिर इस देश में क्या होगा? तो गृह युद्ध। हाँ, तो अब संविधान है, संविधान के हिसाब से चले, और जो गलत कर रहा है, आज जो गलत कर रहा है उसको सजा भी दी जाए। सर अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, उसके बावजूद अपने लोगों के लिए वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा है, वेनेजुएला पे कर रहा है, हालांकि गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं बदले की और इन तमाम चीज़ों पे लग रहे हैं, और लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे ऊपर हो, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी इसके लिए सोच रहे विचार देखो कर रहे भाई, हैं? डोभाल को तो मैं एक ही बात कहूंगा हम्म, कि डोभाल भाई, आपने बदला लेना है, और आप बहुत बार बड़े अपने आप को शिव के भक्त मानते हो, हम्म, तो जो शिव का सबसे पवित्र स्थान है पूरे ब्रह्मांड में, वो तो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर उनका वास है, तो जाओ ठोको चीन को। कैलाश पर्वत जो है वो तो चीन के कब्जे में है। सोमनाथ का क्या बदला ले रहे हो? आज जहाँ पे कब्जा कर रखा है चीन ने, सोमनाथ का तो जिसने किया था, आज तो चीन ने कब्जा कर रखा है कैलाश पर्वत पे। तो भगवान का निवास स्थान है। हाँ, तो शंकर जी का निवास स्थान है। जाओ ठोको चीनियों को। ले लो बदला। हाँ, लो बदला, हम उनका आपके साथ हैं। तो सर ये चीन की बात नहीं करते हैं, जहाँ मुस्लिम पहचान होती है उसी की बात करते हैं क्या? देखो ऐसा है, ये ना हिंदू की बात करते हैं ना मुस्लिम की, इनको सिर्फ चंद पूंजीपतियों के जो आर्थिक स्वार्थ है उनको पूरा करना है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे आम गरीब आदमी को लड़ा करके, और डोभाल के अपने बच्चे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन में बैठे हैं, अपने उसके कहते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, 2 लड़के बताए उसके, तो बदला लेने के लिए आगे भेजा उनको दोनों को, ले भी बदला। ऐसा नहीं होता। अपने बच्चों को तो आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ेंगे दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे। नून रोटी जहाँ मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो मोदी जी का सोमनाथ मंदिर का जिस तरह से बड़ी चर्चा रही, उद्घाटन वो ठीक है, वो सब सोमनाथ मंदिर अब भारत में है ना, उसका जीर्णोद्धार भी हो गया है। मैं कह रहा हूँ ना, कैलाश पर्वत पे जाकर करो। मैं मोदी जी को पूरा समर्थन देता हूँ, डोभाल को भी पूरा समर्थन देता हूँ कि जाकर के कैलाश पर्वत पे अपने जो हैं नौजवान 2 बेटे भी हैं उनके, लेकर के बंदूक चढ़ जाए चीन पे। कौन रोक रहा है? बदला ले लें। नहीं, कैलाश पर्वत छुड़ाना है भाई, मुक्त कराना है हमने। सर अभी यूपी चुनाव बहुत दूर नहीं है, तमाम बिहार चुनाव हो गया, क्या लग रहा है यूपी चुनाव में क्या संभावना देख रहे हैं सर? देखो, यूपी चुनाव में आज का हमारा जो कार्यक्रम हुआ है ना, वो परिवर्तन प्रतिज्ञा का नाम रखा हमने। लोग तंग आ चुके हैं, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है, इस तरह तो मतलब बिल्कुल पिशाच राज जिसको कहते हैं, जो दलितों की बेटियों को उठा रहे हैं, उनकी माँ को हत्या कर रहे हैं, इस तरह के आए दिन हो रही हैं। मेरठ में 81 लड़के को जला दिया। हाँ, और वो उन्नाव वाला केस, और फिर बेल मिल जाती है। तो ये इससे देखो, लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसमें जनता ने, जब अमित शाह क्या कहते थे, 80 में से 75 लोकसभा सीट आएगी हमारी, आई कितनी? आधी भी नहीं आई, 37 सीट आई, सेकंड पे चले गए, है ना। तो विधानसभा चुनाव में उससे कई गुना ज्यादा ताकत से पब्लिक जो है इनको हटाने का काम करेगी। जमानतें जब्त हो जाएंगी बीजेपी की। लोग अब तैयार बैठे, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ उस तरह की क्रांति नहीं होती जैसे दूसरे देशों में होती है। यहाँ लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बदलते हैं, मौका आते उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सर यही सब बातें तो बिहार में भी कही गई थी, वहां तो रिजल्ट नहीं आया पक्ष में। देखो, चुनाव का बिहार में जो कहा गया था, इस तरह की बातें नहीं कही थी। बिहार में लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहा था पिछले, मेरे ख्याल कितनी सीटें आई थी? 24 लोकसभा में। हाँ, हाँ तो उसमें तो एनडीए की जीत हुई थी, भारी जीत हुई थी ना जी। तो यहाँ तो नहीं हुई थी जीत। हाँ यूपी में नहीं हुई। हाँ, तो बिहार और यूपी में बहुत फर्क है भाई। उत्तर प्रदेश में तो वही पैटर्न अगर वोटिंग का हो गया ना जो 2024 का लोकसभा का था, तो भी सरकार जा रही है बीजेपी की। सर जो SIR हो रहा है, क्या लग रहा है इसका कोई फर्क पड़ेगा? यूपी में 3 करोड़ के आसपास वोट कटे हैं। देखिए, ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो गरीब है बेचारा, जिसके पास कागज, झोपड़ी भी नहीं है उसके पास रहने के, तो कागज कहाँ से संभालेगा इस देश में, तो उनका वोट कट जाए। तो गरीबों से बहुत नफरत है इनको, दलितों से, पिछड़ों से बहुत नफरत है। ये चाहते हैं मनोवादी व्यवस्था बने और सिर्फ सवर्ण राज करे।
और चंद पूंजीपति, सवर्ण में भी सबका नहीं, 2-4 जो पूंजीपति है उनका घर भरता रहे। लेकिन आम आदमी को ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहेंगे या जातियों को जातियों से लड़ाते रहेंगे। मोहन भागवत का सर स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र में सर ये दलित पिछड़ों की क्या भूमिका देखते हैं आप? नहीं, मोहन भागवत से पूछिए कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो शंकराचार्य किसी एक जाति का होगा या किस सभी जातियों का होगा? आरएसएस में आज तक जो है कोई दलित या कोई ओबीसी क्यों नहीं उसका 100 साल में एक बार भी बन पाया? वे राष्ट्रपति बन गए, दलित आदिवासी भी राष्ट्रपति बन गया, मुस्लिम भी बन गया, छत पिछड़ा भी बन गए, ज्ञानी जैल सिंह जी थे हमारे, लेकिन आरएसएस का चीफ नहीं बन पाया कभी। तो जैसे आरएसएस होगी वैसा हिंदू राष्ट्र होगा। और मनुस्मृति को मानते हैं, ये तो वही होगा संविधान। भाई, जब संविधान बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को देश के सामने प्रस्तुत किया, देश को समर्पित कर दिया सब, 4 दिन के बाद जो इनका मुख्य पत्र है 5 जनवरी जो इंग्लिश में निकलता है, नाम मेरा से स्लिप कर रहा, जो भी इनका उस समय निकलता था, ऑर्गेनाइजर। हाँ, तो ऑर्गेनाइजर में जो इनके गुरुजी थे, जो संपादक थे, उन्होंने लिखा कि भाई इस संविधान में मनुस्मृति नहीं है, इसलिए इस संविधान को नहीं मानते। इसका मतलब ये है आरएसएस चाहते हैं मनुस्मृति वाला संविधान हो इस देश में, रिप्लेस हो जाए। हाँ, और भाई मनुस्मृति लागू हो गई तो मेरे को तो बहस चलानी पड़ेगी, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैं यहाँ इतने मतलब यहाँ होटल में बैठा हूँ, फिर तो मैं गांव में किसी तालाब के किनारे भैंस को नहलाता धुलाता मिलता आपको। यानी जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था हाँ, वो तो मतलब मनुस्मृति का क्या मतलब है? तो ये ऐसे मंसूबे पाल रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं, कुछ इनके बस की नहीं है। सर धीरे धीरे तो अपने वो उनके जो भी प्रोग्राम थे वो तो ऑलमोस्ट जैसे जो उनकी बातें थी धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं ना सर। एक एक बात तो आप देखो, 3 तलाक, धारा 370 कौन सी, ये सब चीजें। हाँ, तो ठीक है, सरकार में इसलिए कर रहे हैं, सरकार में है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन कल को सरकार चली जाएगी तो फिर क्या होगा, ये भी देखने की बात है। चलिए देखते हैं सर, प्रयास तो आप लोग कर रहे हैं, अब देखते हैं हटा पाते हैं कि नहीं हटा पाते हैं। लगे तो हैं आप लोग मेहनत से, राहुल गांधी जी आप लोग सब। प्रयास की बात नहीं, देखो ऐसा है, समय समय पर लड़ाई चलती रहती है। कांग्रेस 1885 में बनी थी, तब किसी ने एमएलए थोड़ी बनना था, एमपी थोड़ी बनना था, सिर्फ गंवाना था, जेल जाना था, अंग्रेजों की मार खानी थी, जुल्म सहने थे, हैं, और घर बर्बाद करना था। तो कांग्रेस का कुर्बानी का इतिहास रहा है और प्रोग्रेसिव पार्टी रही है वो। 1931 में उन्होंने कह दिया था कि हम जो देश आजाद होगा तो ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव सोच है। और अब जातीय जनगणना की बात करते हैं जो राहुल जी जिस शिद्दत के साथ 50% आरक्षण तोड़ने की बात करते हैं, ये मोहन भागवत क्यों नहीं कहता भी हम 50% आरक्षण तोड़ेंगे? क्यों नहीं कहता कि हम जातीय जनगणना कराएंगे? ठीक है ना। और ये क्यों नहीं कहता कि दलित शंकराचार्य बनेंगे? सर 80 साल लगभग हो गए हैं आज़ादी को, 80 साल हो गए हैं, तो 80 साल में क्या दलित पिछड़ों को लोकतंत्र के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो परिकल्पना की गई थी संविधान के माध्यम से, क्या लग रहा वो मिल पाया है? अभी कितना मिल पाया है? अगर मिला भी है तो परसेंटेज में आप देखेंगे तो? देखो ऐसा है कि हजारों साल तक यहाँ पे मनुवादी व्यवस्था रही, जिसमें सिर्फ एक वर्ग को शिक्षा का अधिकार था, वही पढ़ सकता था। दूसरा पढ़ता तो उसके आंख फोड़ दी जाती थी, गर्म लाल अंगूठा छोड़ो ना, सरिया जो है बिल्कुल रेड हॉट करके आंखों में डाल देते, तूने ये अक्षर कैसे देख लिया? कानों में शीशा पिघला डाल देते, तूने ये संस्कृत का शब्द सुन कैसे लिया? तो 95% देश की जनता को अनपढ़ रखा गया, ज्ञान से दूर रखा गया। ठीक है, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, तो ये देश उसकी वजह से इतना कमजोर हो गया। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास जमीन जायदाद, धन दौलत, संपत्ति रखने का अधिकार था। अब कानून में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, डीज्योर और डी फैक्टो। वैसे फ्रेंच वर्ड है। डीज्योर का मतलब ये होता है कानूनी रूप से, और डी फैक्टो जो होता है वास्तविकता क्या है। तो डीज्योर तो संविधान में सब बराबर हो गए, ये तो डीज्योर स्थिति है, कानूनी रूप से हम सब बराबर हैं। लेकिन डी फैक्टो असलियत क्या है?
आज भी जिनके पास हजारों साल से संपत्ति चली आ रही है उनके पास है, और जो भूमि थे या कम संपत्ति थी जिनके पास, वो आज भी वैसे ही है। नहीं, ये सब बहुत इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो जाती है, 1,00,000-2 लाख में एक आदमी निकल गया आगे, उसने कुछ खा कमा लिया, हाँ, लेकिन पैसा आज भी कास्ट सेंसस होगी सामने आ जाएगी बात। आज भी धन दौलत जो है वो ओबीसी के पास नहीं है, दलित के पास नहीं है, आदिवासी के पास नहीं है। जो 500 टॉप के कॉर्पोरेट हाउसेज है जिसमें अंबानी अदानी आते हैं, एक भी उसमें ओबीसी ढूंढने नहीं मिलता। मीडिया में इतने चैनल हैं, एक उसका कोई मालिक नहीं मिलता, कोई एंकर नहीं मिलता, कोई एडिटर नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में इतने जज बन गए, ठीक है। ओबीसी की आबादी मान लीजिए उसमें 50% तो है ही है, बल्कि 60-65% बिहार में आई है, 50 भी मान लो, तो क्या आधे जज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी हैं? नहीं है। तो जो डीजे और जो है ना, आज भी मनुवादी व्यवस्था है इस देश में, मतलब डी फैक्टो, सॉरी, वास्तविकता बहुत अलग है। हाँ, वास्तविकता बिल्कुल अलग है। थैंक यू सर बात करने के लिए। और आप क्या कुछ सोचते हैं डॉक्टर जैन के विचारों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। एक